Thank you so much, sir, for joining us today. No, I should be thankful you invited me and gave me an opportunity also. डॉक्टर चौहान सिर्फ 1986 से पेशेंट्स ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा और नोएडा रीजन में ऑर्थोपेडिक केयर को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है. And the visionary founder of the Prakash Group of Hospitals, established in 2001, Prakash Hospital is a NABH and NABL accredited multi-speciality hospital known for advanced treatment, expert doctors, modern facilities, and compassionate patient care. Under Dr. Chauhan's leadership, Prakash Hospital continues to stand for healing. सर, जैसे इतने लंबे समय से आप हेल्थ केयर में हैं, नोएडा में आप पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में से एक हैं. 1986 में आपने स्टार्ट किया नोएडा में अपना वर्क, तो आपको क्या लगता है तब में और अब में क्या फ़र्क है हेल्थ केयर में? Actually, Kajal, healthcare, you just cannot imagine कि उस समय क्या थी और आज हेल्थ केयर क्या है. उस समय हेल्थ केयर में कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इवन इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं थे. और नोएडा में तो मैं उससे पहले मैंने दिल्ली में काम किया था, दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल्स में. नोएडा में तो उस समय ऑनेस्टली बहुत कुछ नहीं था. और यू विल बी सरप्राइज कि जो मैंने शुरू में सर्जरीज किया, हमें आर्थ्रोप्लास्टी किए, नेलिंग किए, स्पाइन ऑपरेट किए, वो थिएटर बड़े रूडिमेंट्री थे. मुझे आज भी याद है जब मैंने स्पाइन ऑपरेट किया नोएडा में फर्स्ट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय पल्स ऑक्सीमीटर नहीं थे, उस समय मॉनिटर्स नहीं थे, उस समय कॉटरी हमारे पास नहीं थी, उस समय एक प्रॉपर टेबल जिसमें हम मल्टीपल पोजीशन वो नहीं था. और इवन बॉयल सेपरेटर्स भी माइनर थे, जो कि असेंबल होते थे, पोर्टेबल बॉयल सेपरेटर्स. पर उन सर्कमस्टांसेस में भी, बिकॉज नोएडा वाज नॉट एट ऑल डेवलप्ड, और हेल्थ तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं था. पर उस समय एक यंग एज होती है तो आप बहुत डैशिंग होते हो, डेयरिंग होते हो, और की और बहुत सक्सेसफुली किए. और नोएडा में उस समय वो बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो भी उस समय पॉसिबल था, उससे तो आप मैच ही नहीं कर सकते. उसके बाद तो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. उस समय बेसिक चीज़ें होती थी, आज हम बहुत एडवांस चीज़ें कर रहे हैं. उस समय कुंशन नेलिंग होती थी, आज हम इंटरलॉकिंग नेलिंग कर रहे हैं. उस समय जॉइंट रिप्लेसमेंट्स नहीं थे, आर्थ्रोस्कोपीज नहीं थी. आज हमारे पास, और ये बहुत ट्रांजिशनल फेज है, आप लगा लीजिए इट इज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. 40 ईयर्स में इतना डेवलपमेंट हुआ है विच यू नोबडी कैन रियलाइज. तो सर, कितना मुश्किल होता था इसको कर पाना, क्योंकि अब तो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स हैं, MRI फैसिलिटी हैं, एक्सरेज हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स, मॉड्यूलर OTs हैं. तो पहले में कितना मुश्किल होता था? कौन सी सर्जरी जो आपके दिमाग में है कि बहुत मुश्किल थी मेरे लिए उसमें मैनेज करना? देखिए, उस समय इसमें 2-3 आपको चीज़ें चाहिए. फर्स्ट, देयर इज अ स्किल दैट यू नो व्हाट टू डू. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड, इंस्ट्रूमेंटेशन. ये 3 चीज़ें हैं. पहले आपको करने का स्किल होना चाहिए सर्जरी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और फिर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए. तो उसमें जैसे उस समय प्रॉब्ली अल्ट्रासाउंड आया था. CT स्कैन नोएडा में नहीं थे. अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स आते थे, पोर्टेबल लेके करते थे. MRI नहीं थे. C-आर्म नहीं था. ऑर्थोपेडिक्स में जो एक C-आर्म होता है जिसमें हम कुछ सर्जरीज करते हैं, हिप सर्जरीज करते हैं या स्पाइन या जो भी करते हैं, तो उस समय आप देख सकते हैं कि कहाँ हमारा वायर, गाइड वायर जा रहा है, कहाँ हमारी नेल जा रही है. उस समय कुछ नहीं था. आई टेल यू. तो उसके बाद, और अब तो रोबोट आ गए हैं. अब तो आप समझिए बहुत डिजिटल एक्सरे हो गया है, बहुत एडवांस थिंग्स हो गई, आर्थ्रोस्कोप्स आ गए हैं. तो अब तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम. जब उस समय डायलिसिस नहीं थी, कैन यू बिलीव इट? डायलिसिस नहीं थी. और तो बहुत चेंज आया है जो मैं नहीं कह सकता. उस समय थिएटर हमने जब प्रकाश हॉस्पिटल 2001 में शुरू किया था,
Probably in 2000 when that was the first, we had for the first time in OT we had laminar airflow, HEPA filters. लेकिन उससे पहले it was just a room और ठीक है उसमें एयर कंडीशनिंग थी. तो सर ऐसा कह सकते हैं पहले अंदाजे से करते थे डॉक्टर सारा कुछ? अंदाजा नहीं कहूँगा मैं. यस, जैसे आज CR में जो सर्जरी हम CR में 45 मिनट्स में कर देते हैं, वो उस समय प्रोबेबली 1.5-2 घंटे ले सकती थी. बिकॉज उस समय बीच में एक्सरे होते थे, उसमें हम देखते थे गाइड वायर कहाँ जा रहा है. और पहले एक्सरे लेते थे, फिर एक्सरे वॉश होके आता था, फिर हम देखते थे, गलत होता था फिर ठीक करते थे. तो आज थिंग्स आर वेरी प्रिसाइज, थिंग्स आर वेरी फास्ट, टाइम ऑफ सर्जरी इज वेरी लेस, सो दैट आई मीन पेशेंट का जो रिस्क है या एनेस्थीसिया रिस्क या ऑन द टेबल, सर्जरी का टाइम बहुत कम हो गया. टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है. मतलब एक कॉमन पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आर्थ्रोस्कोपी ने आके क्या चेंजेस किए हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट ने आके कितना लोगों को पेन फ्री किया है. और इन्फेक्शन रेट, मॉड्यूलर थिएटर में इन्फेक्शन रेट इज ऑलमोस्ट निल. जब मैं मेडिकल कॉलेज में MS कर रहा था, आई थिंक इन्फेक्शन रेट मस्ट बी 30 to 40% एटलीस्ट, बिकॉज कोई लैमिनर फ्लो नहीं था, HEPA फिल्टर्स नहीं थे, कोई उतना सेप्सिस कंडीशन नहीं थी. तो थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज फॉर द बेटर. तो सर जब आपने ऑर्थोपेडिक्स चूज़ किया, जब आपने इस फील्ड में आया, आपने सोचा, तो जब चूज़ किया तो कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आपको उत्साहित किया कि मुझे ऑर्थो में जाना है? और उससे पहले भी एक सवाल कि जैसा मुझे पता है आप एक किसान फैमिली से आते हैं, एक फार्मर फैमिली से आके एक डॉक्टर बनना और उसके बाद एक डॉक्टर से एक एंटरप्रेन्योर बनना, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को लेके आना, कैसा सफ़र है, कैसे तय किया? देखिए ये एक बहुत ही मतलब प्लेजेंट भी रही है और एक बहुत, आप समझिए एक ऐसी जर्नी रही जिसमें जो सोचा वो किया. अगर आपने, जो मैं भी आपसे डिस्कस, अगर आपने सोचा ही नहीं तो नहीं होगा. जब मैं 86 में आया, बिकॉज आई हैव सीन द फार्मिंग, हम लोग अच्छे खासे फार्मर रहे हैं, बट आई हैड सीन कि अब ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं 9th-10th में था, 2 साल हमने अपने खेत में गन्ना जलाया था, बिकॉज कोई गन्ना लेने वाला नहीं था. खेत खाली करने के लिए और उसमें धान बोने के लिए गन्ने को जला के हमने खेत खाली किया था. तो आई हैड सीन फार्मिंग. उसमें कभी ओला पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई. तो मैंने कभी किसान में, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी मैंने कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी. इवन मुझे लगता है कि उनका वो रिटर्न भी नहीं आता जो एक मिनिमम वेजेस वाला रिटर्न आता है. तो अच्छी खासी ज़मीनें होते भी हम नेचुरली हमें पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम पढ़े. और उस समय 2 ही प्रोफेशन होते थे. आई एम टॉकिंग ऑफ 73, 74, either medicine or engineering. And the best guys that time were going to medicine. बाकी वो जाते थे. अब ये MBA, CA तो उस समय नहीं होते थे. तो इसने, उसके बाद आपने पूछा ऑर्थोपेडिक्स क्यों लिया. आई कम फ्रॉम बिजनौर. तो उस समय बिजनौर में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था, MS. तो इसलिए लिया. लेकिन फिर जब लर्निंग के लिए मुझे लगा कि मुझे अभी और सीखना है, मुझे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, तो मैं दिल्ली आया एंड आई वर्क दैट टाइम विद द बेस्ट ऑर्थोपेडिशियंस, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी और बहुत सीखने का मुझे मौका मिला. और वही हमने फिर नोएडा में आके की. तो फॉर ए डॉक्टर लर्निंग इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस. ये कभी नई नई टेक्निक, बहुत सर्जरीज जो हमने तब तक नहीं की थी, वो आके हमने प्रैक्टिस में की, प्रैक्टिस में सीखी. और मैं आपको बता दूं काजल, इन 99 I was making the Prakash Hospital. I started construction in July 99. Okay. तो मेरे पास टेक्सास से एक ट्रॉमा हॉस्पिटल था बहुत बड़ा, वहाँ से मेरे पास एक फेलोशिप का ऑफर था 6 months के लिए. पर अगर मैं उस समय चला जाता तो प्रकाश नहीं बनता. तो आई सेक्रीफाइस दैट थिंग. फिर जब मैं 86 में आया तो उसने पूछा ना कि कॉलेजेस या एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने देखा बिकॉज बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन यू नीड क्वालिफाइड स्टाफ नर्सेज. उस समय नोएडा में क्वालिफाइड स्टाफ नर्सेज नहीं थी या मिनिमल थे, और फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं थे या मिनिमल थे. तो मैंने कहा कॉलेज खोलेंगे, बिकॉज मुझे लगा कि दिस कंट्री विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन नीड्स मोर एंड मोर nurses, nursing professionals and physiotherapists and other paramedical professionals. You'll be happy to know कि our colleges
I mean, we started graduate program in nursing. We were the third college of UP. We started in 2004, 2005. तो it gives me a lot of satisfaction. हमारे हजारों बच्चे वर्ल्ड ओवर हैं और बहुत अच्छे, और जब से माननीय योगी जी आए हैं उन्होंने नर्सिंग पे और पैरामेडिकल से बहुत ध्यान दिया है. नाउ दे हैव रियली चेंज द सीन. आज बहुत जो उन्होंने, हम लोग मेंटर है हमारे कॉलेज में, मेंटर वी टीच अदर्स, तो उसमें भी क्वालिटी आ गई है. तो वही जैसे सिमिलरली हॉस्पिटल उस समय कोई स्टैंडर्ड नहीं थे. आज NABH है. आप बिना NABH के आपके हॉस्पिटल को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी. आज लैब के लिए NABL है, बिना उसके आपको नहीं मिलेगा. तो आई थिंक वी आर गोइंग फॉर गुड. ये सब जो हो रहा है ये सब जनरल पब्लिक के लिए, पेशेंट्स के लिए, पीपल के लिए बहुत अच्छा हो रहा है. सर, अगर 1986 से जैसे आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स को देख रहे हैं, तो पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन में कितना फ़र्क आया है? क्योंकि तब कुछ नहीं था और अब सब कुछ है. देखिए, ये इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन प्रैक्टिस. जब हमने शुरू में, हम जब छोटे थे हम देखते थे कि गाड़ियां हैंडल से स्टार्ट होती थी, मोटरसाइकिलों में किक मारनी पड़ती थी. मेरी ESD में मैं 100 किक मारता था तो स्टार्ट होती थी. जो मेरी पहली गाड़ी थी वो वैन थी, मारुति वैन, नॉन AC. अब आज ये है कि जो आपकी गाड़ियां हैं, आपकी मर्सिडीज हैं, आपकी ये टोयोटा की हैं, इनमें आपका एक बटन से ही शीशा ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है. एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक. इवन गाड़ियां ऑटोमेटिक हो गई हैं, आपको गियर भी नहीं. यू अंडरस्टैंड? तो उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. आज आपको लगता है कि गाड़ी नहीं, हमें ये मारुति नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे और अच्छी. आप समझ गए, मर्सिडीज में भी आपको E-क्लास चाहिए. सो ये ह्यूमन नेचर है. आप इमेजिन नहीं कर सकती कि पहले गांव में लाइट नहीं थी, आप लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन में रहते थे. आज तो अगर लाइट चली जाए 15 मिनट के लिए शो मच जाएगा. तो ये ह्यूमन नेचर है. आज आपको AC के बिना यू कैन नॉट. आप समझ गए? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको घर भी अच्छे चाहिए. आप आज के घर देखिए, आप पुराने घर देखिए. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यस आने के बाद भी पेशेंट्स को एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई. अब पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो ट्रीटमेंट के लिए उतनी नहीं होती है. ही वांट्स कंफर्ट, ही वांट्स 5-स्टार हॉस्पिटल्स, ही वांट्स की टीवी में सारे चैनल आने चाहिए, खाना बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, और रूम्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए. आप समझ गए? बिकॉज ओवरऑल भाई हम सब लोग बसों में चलते थे, बिल्कुल रोडवेज की बसों में चलते थे, DTC बसों में चलते थे. तो एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं थी, बिकॉज वही था, वही अफोर्ड कर सकते थे और वही अवेलेबल था. आज आप, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी लोग चल रहे हैं, बट दोज हु कैन अफोर्ड और दोज हु हैव, हम सब लोग DTC की बसों में चल रहे हैं, रोडवेज की बसों में चल रहे हैं. तो ये ह्यूमन नेचर है. उनकी अपेक्षाएं अच्छी सुविधाओं के होने के बाद बढ़ती जाती हैं. बिल्कुल. आप पहले जनरल कंपार्टमेंट रेलवे में होता था और हम लोग लेट के गए, पेपर चिप नीचे लगा के सो के गए. आज अब आपको फर्स्ट AC चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर चाहिए, और वंदे भारत, आप समझ गए ना. तो हर जगह बहुत डेवलपमेंट हुआ है, विच इज अनइमेजिनेबल, बिकॉज हमने तो सब कुछ देखा है. हम तो बैलगाड़ी में भी बैठे हैं और एमिरेट्स में बैठे हैं. सर, नॉट ओनली पॉडकास्ट, मेरी जब भी आपसे बात होती है, आई ऑलवेज थिंक योर स्टोरी इज ऑलवेज वेरी मोटिवेटिंग. मतलब ऑलवेज आई फील कि आपने पूरे जनरेशन टू जनरेशन गैप देख लिया. हमने टेलीफोन कहाँ थे? हाँ, मुझे बताइए, मैंने जो पहला टेलीफोन होते थे बस वो, और टाउन्स में तो पहले आप एक्सचेंज उठाएंगे तो एक्सचेंज वाला फिर नंबर बताएंगे, वो मिलाता था. अच्छा. यस, कैन यू बिलीव इट? यू कैन नॉट इवन बिलीव इट. भाई नजीबाबाद में जहाँ मैं 2 साल पढ़ा, तो अगर फोन है तो आप पहले फोन उठाएंगे. वहाँ एक्सचेंज में जो बैठा है वो कहेगा कौन सा नंबर मिलाना है, आप कहेंगे ये नंबर मिलाना, फिर वो उस नंबर से कनेक्ट करेगा. बिल्कुल यही हालत. आप समझ गए? और फिर मेडिकल कॉलेजेस में आपने टेलीफोन शुरू किया. उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में आया, यू कैन नॉट बिलीव, पेजर आए. पेजर में, क्योंकि मोबाइल आए नहीं थे, पेजर में एटलीस्ट आपको ये कॉल आ जाती थी कि ये हॉस्पिटल आपको, मतलब वो आपको एक मैसेज छोड़ देता है कि, तो हम फिर कांटेक्ट करते थे किसी लैंडलाइन से. फिर मोबाइल आ गए, और मोबाइल में पहले हमें मोटोरोला के भी मोबाइल याद है, जिनमें इतने बड़े होते थे. और आज के स्मार्ट और आईफोन में भी जो एडवांस है, तो समझ गए ना.
So it is good. It is Yes. good for the pupil, good for everyone. सर तो जब हॉस्पिटल जैसे एक डॉक्टर बने, डॉक्टर से एंटरप्रेन्योर हॉस्पिटल्स बनाए, इतने सारे कॉलेजेस बनाए, तो कभी मन में आया कि डिसीजन रिस्की हो गया? देखिए हमारे जो मेडिसिन के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एलियंस, वो कहते थे नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो कभी नहीं लगा वापस लौटना चाहिए नहीं जर्नी नहीं में? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे तो रादर ये लगता है कि अगर आपने देखिए देयर हैव टू बी कैलकुलेशंस, लेकिन अगर आप, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, हार्ड वर्क से और प्लानिंग से करेंगे तो हो सकता है इनिशियल टफ टाइम आए, बट अल्टीमेटली यू विल बी द विनर। सर आज प्रकाश का नाम, प्रकाश हॉस्पिटल का नाम, प्रकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नाम बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हैं, NABH हॉस्पिटल्स हैं, तो इस स्तर तक पहुंचने में क्या डिसीजंस आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहे? Actually, if you're at the right time at the right place, it's very important. We came that time जब नोएडा में कुछ नहीं था। हमने प्लॉट लिए, हमें अथॉरिटी ने बिल्कुल बेसिक रेट पे प्लॉट दे दिए। अच्छा। बिना टेंडर के दे दिए। हाँ। बहुत कम रीजनेबल रेट पे दे दिए। हाँ। तो हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया, फैसिलिटी दी। उस समय नोएडा से काफ़ी पेशेंट डाली जाते थे। आज दुनिया भर से नोएडा में आते हैं। हाँ। मैं अपनी की बात नहीं कर रहा, अब तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी आ गए जहाँ सब कुछ हो रहा है। सिमिलरली जब मैंने ग्रेटर नोएडा में कॉलेज शुरू किया तो मैंने चेयरमैन साहब जो उस समय थे, ब्रिजेश कुमार जी, मैंने कहा जो मैं कोर्सेज ला रहा हूँ, मैंने कहा मैं प्लॉट लेके बेचूंगा नहीं, आई विल इन्वेस्ट इन इट, और मैं वो कोर्सेज लाऊंगा जो यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं जिनकी जमीनें आपने एक्वायर कर ली हैं, उनको एक ऐसा रोजगार का साधन मिलेगा कि वो एक दिन भी बेकार नहीं रह पाए। उनको पहले ही जॉब के ऑफर होंगे, उनकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उनके पास जॉब्स होंगे, और वही हुआ। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक चीज़ हैं सोसाइटी की। तो इनमें कभी आप बस लगे रहिए अपने उसमें, और पर्पस शुड बी टू डू गुड फॉर द पीपल, मनी विल ऑटोमेटिकली फ्लो। एग्जैक्टली। सर आपके अकॉर्डिंग जैसे सपोज हॉस्पिटल किसी को क्रिएट करना है, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं जो चाहते हैं करना, तो कौन से 3 बड़े पिलर हैं जो उनको करना ही पड़ेगा, मतलब 3 बड़े पिलर्स? देखिए मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल और स्कूल्स में आज भी आई एम वेरी श्योर कि वैसे तो ऐसे बहुत और भी चीज़ें, लेकिन अगर आप एक इस फील्ड की बात करें जो एक बड़ा अलग फील्ड है, तो हॉस्पिटल स्कूल्स ऐसे हैं कि यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, और हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत कवरेज लोगों को दे दिया है। आयुष्मान भारत दे दिया, 50 करोड़ इंडियंस की जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। माननीय मोदी जी ने 10 करोड़ फैमिलीज को दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगी काजल कि इसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हम आईसीयू में मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एंड फ्री। तो 50 करोड़ तो आपकी ये वो हो गई, बिल्कुल, जो आपकी समझ गया। उसके बाद जितने रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जितने रिटायर्ड आर्मी हैं, जितने आपके यूपी के पुलिसमैन हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और उससे भी ज़्यादा जिन्होंने इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है या ईएसआई में कवर्ड है। तो अब मुझे लगता है कि अब जैसे पहले हॉस्पिटल्स में कैश का वर्क रफली 95% होता था, बिल्कुल, हाँ, 5% प्रोबेबली कुछ पैनल वैनल का होता। आज मैं समझता हूँ 90% पैनल का वर्क है, 10% बस आपका कैश का वर्क है। तो ये बहुत अच्छा जो हमारी सरकार रही है पिछले सालों में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, इन्होंने बहुत कवरेज बढ़ा दिया जी, जी। टीपीए टीपीए का कवरेज बहुत है, बिल्कुल। मतलब मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, पर मैं और मिसेज चौहान हम लोग 30 लाख के लिए हम इंश्योर्ड हैं। हो सकता है प्रकाश में सारी वो फैसिलिटी ना हो सकता है मैं किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़े। आई मीन डिस्पाइट वी आर रनिंग 2 हॉस्पिटल इन गुड हॉस्पिटल, बट स्टिल वी हैव कवरेज 30 लाख का। हाँ। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ हर एक का, हम सबकी जिम्मेदारी है काजल, कि हम लोग, हमें बाकी उन लोगों को भी देखना है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। जैसे मैं ईएसआई बोर्ड का मेंबर हूँ, और ईएसआई कवरेज होना चाहिए जो सैलरी लिमिट में आते हैं, आप समझ गए। तो उनमें ईएसआई में
फ्री फैसिलिटी है फैमिली के लिए, जो बेनिफिशियरी हैं और एम्प्लॉय के लिए, एक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं, पूरा सैलरी मिलेगा जब तक वो रिकवर होंगे। तो अब हमें अपना ही नहीं सोचना है, अब हमें पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का सोचना है। तो अब इतना कवरेज है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रिटायर्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट हुए हैं, दे आर ऑल कवर्ड। जो आपके आर्मी के रिटायर्ड है, और आर्मी के रिटायर्ड लोग आर्मी के एक्टिव लोगों से ज्यादा हैं, बिकॉज लोग पीपल आर लिविंग लॉन्गर। एग्जैक्टली। एक बात तुम्हें मैं और बोलना चाहूंगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, फीमेल की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 37 ईयर्स थी, और मेल की 43 ईयर्स थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, ये हमने बुक्स में पढ़ा है, डॉक्यूमेंटेड है। आज हम 70 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का जो एक स्केल होता है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बहुत अभी इतना कॉलेजेस खुलने के बाद नर्सिंग फील्ड में, आज भी हम शॉर्ट में हैं। हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल दुनिया भर में जा रहे हैं, वहां से डॉलर्स यहाँ बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम दुनिया को देखना, हमें अपना देश तो देखना ही है, बिकॉज वर्ल्ड ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एल्डर पॉपुलेशन इज मोर, यंगर इज लेस, तो हु विल लुक आफ्टर देम? तो जापान, जर्मनी, इटली, यूएस, गल्फ में तो था ही, इंग्लैंड, तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये एजुकेशन हेल्थ एक ऐसा फील्ड है जो जरूरत तो है ही है, पर एक बहुत अच्छा मिशन भी है। सर, आपने बात की आयुष्मान की, आपने बात की टीपीएस की, आपने बात की आर्मीज़ के पैनल की, तो इसमें हम बोलें अगर कि पेशेंट को तो चलिए प्रॉफिट हो जाता है, पेशेंट को सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल में अगर वो आते हैं, उनको सारे फैसिलिटी, बट हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू कैसे बनाते हैं फिर इसमें? देखिए, इसमें मैं आपको बता, देखिए अब इसमें जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, दे आर फॉर डिफरेंट क्लास। ओके। इंडिया में बहुत स्टेटा है, यहाँ रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, तो आयुष्मान तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है, बिल्कुल, और उनके रेट्स भी रिवाइज हो रहे हैं। वी हैव टोल्ड कि इतने पॉसिबल नहीं है, बट से नाउ इट इज वॉल्यूम गेम। ओके, से आपको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आपको करने हैं, आप टीपीए वाले ठीक है, उनके वो स्टैंडर्ड्स हैं जो भी हैं, तो दैट यू हैव टू मैनेज। देखिए, नाउ इट इज अ बिजनेस ऑफ वॉल्यूम। आपने ये नहीं कि महीने में आपने 5-10 केस ऑपरेट, यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। वो आपके लिए, आप समझिए, वो आपके लिए ब्रेड है जो वॉल्यूम है, और बाकी जो टीपीएस हैं, कैश है, जो अच्छे हैं, वो आपके लिए समझ लीजिएगा बटर है। और ठीक है, मतलब एक हर इंडस्ट्री का कुछ एक अलग पैटर्न होता है, तो उसमें प्रॉफिट अगर आप हॉस्पिटल्स में देखें या उनमें देखें तो इतने प्रॉफिट्स नहीं होते, हाँ, जितना लोगों को लगता है। इवन आप बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देखिए, बिकॉज इट इज अ हाईली ह्यूमन इंटेंसिव थिंग। आपके पास अब सपोज प्रकाश हॉल, देयर 400 एम्प्लॉइज, तो यू टू पे देम एट मार्केट रेट, टू गिव देम ऑल जो भी आप फैसिलिटीज है, जो लीगल आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो इट इज नॉट ये तो एक तरह का पैशन है। बिल्कुल, इट्स अ पैशन। पैशन से ही निकल मनी सकता है, जितना मनी तो आपको अल्टीमेटली बहुत थोड़ा सा चाहिए। इट्स अ पैशन फॉर होम फॉर विच यू वर्क। सो वही लोग इसको कर सकते हैं जिनके लिए हेल्थ केयर एक पैशन। ऑफ कोर्स, ये नहीं कि मैं अगर बिजनेस के लिए इसको सोच रही हूँ तो देखिए, इवन और ओवरऑल आप देखें तो मेडिसिन इज नॉट ए सो गुड प्रोफेशन। पहले होता था, पर आज बहुत चीजें आ गई हैं। आज तो लोग स्टॉक में और प्रॉपर्टीज में एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, रेंटल थिंग, ये it's a very satisfying profession. Yes. The patients whom I attended 30 years back, 25 years back, 15 years back, when they come, they show their gratitude. I don't remember how much money I took from them. Yes. But I can see that he is grateful to you. Yes. That's matter. Yes, that is matter. ठीक है, मनी का तो कोई इट इज दिस नो। Yes. सर, प्रकाश के दोनों हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, What do you think मल्टी स्पेशलिटी का ये जो मॉडल है, ये किस तरह बेनिफिट करता है पेशेंट्स को? देखिए, मल्टी स्पेशलिटी में देखिए, कोई भी हॉस्पिटल इस साइज के, दे कैन नॉट से दैट दे कैन ट्रीट एवरी पेशेंट फॉर एवरी कंडीशन। ओके, बिकॉज बहुत एडवांस चीजें हैं, बहुत सपोज रेडियोथेरेपी है या सपोज कोई बहुत एडवांस चीजें, तो नेचुरली, बट यू कैन ऑलमोस्ट अटेंड एंड टेक गुड केयर ऑफ एटलीस्ट 95, 96, 97% of patients. But certain patients, naturally,
they have to be referred to higher centers. Okay. Yeah, suppose liver transplant, there are different hospitals. Yes. Suppose kidney transplant, suppose lung transplant or whatever, or suppose radiotherapy, or some very advanced neurosurgery. I mean, we are doing neurosurgery and good neurosurgery, but there may be something which we may not do. So then you have to refer the patients to some. सर आपके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल का बोन्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ, आप जो मैनुअल वर्कर हैं, जो लोहार होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वो कोई कैल्शियम नहीं खाते, पर अगर उनकी आप बोन डेंसिटी कराएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल निकलेंगे, बोन्स निकलेंगे। अच्छा। बिकॉज वो बोन जब स्ट्रेस होता है तो वो उसमें कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा होता है। ओके। और आप बहुत कुछ नहीं कर रहे, हमने सपोज प्लास्टर लगा दिया एक हाथ पे 2 महीने के लिए, तो उसमें एकदम से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बिकॉज वो यूज नहीं हो रहा है। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ये इट इज एन ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन फॉर द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। ओके। तो ये जो आजकल के जनरेशन है और जो आजकल के वर्क हैं, वो ऑलमोस्ट टेबल डेस्क वर्क है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, बैडमिंटन खेले, टेनिस खेले और खूब खेले। उस समय ये कल्चर थी। आज बच्चों को देखते हैं, वो कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, टीवी में गेम्स देखते हैं, तो डेफिनेटली मतलब दे विल सफर एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। तो आउटडोर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब यूएस गए, न्यूयॉर्क गए, वहाँ देखा मतलब वर्ल्ड ओवर कि वहाँ पे 80 साल का भी साइकिल चला रहा है, लेडीज साइकिल चला रही हैं एंड वेरी प्रोफेशनली। तो हमारे साथ क्या है कि हमें ये कल्चर और डेवलप करनी है। आप कुछ भी करिए, पर कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज, योगा हो, एक्सरसाइज हो, वॉक हो, व्हाटएवर, वो करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। नॉट फॉर ओनली बोन्स, इट्स फॉर योर हार्ट, it's for your mental relaxation, overall health, diabetes, for everything. सर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे आपको क्या लगता है कि कौन से पेशेंट की रिकवरी सबसे ज़्यादा टफ होती है? मतलब हम कौन सा सर्जरी ऐसा है जिसमें रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है या टाइम ले लेती है? अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, उसमें मैं ऐसा नहीं कुछ कह पाऊंगा कि रिकवरी में टाइम लगेगा, बिकॉज रिकवरी टाइम इज रियली शॉर्टेंड। पहले होता था कि प्लास्टर 6 महीने लगा दिया, अब तो पेशेंट को 1 हफ्ते में खड़ा कर देते हैं। वो अलग बात है, वो वेट नहीं लेगा। सपोज फीमर टूटा, थाई बोन टूटा, पहले मुझे याद है मैं कुंशन नेल डाला तो उसमें वो लूज होता था फिक्सेशन, तो उसमें फिर थोड़ा हम उसको एक प्लास्टर बोर्ड डी रोटेशन बाल लगाते थे, तो वो पता पड़ा वो 1.5-2 महीने वो 3 महीने बेड में रहा। तो उससे क्या होता था, जॉइंट आपके स्टिफ हो जाते थे, नी जॉइंट, पता पड़ा हड्डी तो जुड़ गई 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जॉइंट खुलने में और 8 महीने लग गया। आजकल क्या, फटाफट आपने इंटरलॉकिंग डाला या बढ़िया प्लेटिंग किया या कुछ और नेल्स डाले, तो उसमें क्या है कि विद इन 1 वीक पेशेंट इज अप एंड अबाउट। वो ठीक है, वी आर नॉट परमिटिंग हिम वेट बेयरिंग, बट ही कैन डू एक्सरसाइजेस। वो नी बेंड करेगा, एक्सरसाइज करेगा, क्वाड्रिसेप्स करेगा, एंकल एक्सरसाइज करेगा, हिप करेगा। हाँ, वेट बेयरिंग टेक्स टाइम टिल बोन इज यूनाइटेड इन एक्सरे और एटलीस्ट पार्शियली यूनाइटेड। सर, आपके अकॉर्डिंग जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत जल्दी सर्जरी सजेस्ट हो जाती है पेशेंट को, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में क्या बैलेंस रहना चाहिए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब सिंस आई एम ए वेरी सीनियर ऑर्थोपेडिक्स, हमने कंजर्वेटिव भी ट्रीटमेंट देखा है और मॉडर्न भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोबेबली जो यंगर जनरेशन आ रही हैं, दे हैव बीन टॉट लाइक दैट कि दे बिलीव मोर इन सर्जिकल इंटरवेंशन। यस। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे आई हैव सीन, आई मीन मैंने काफ़ी पेशेंट देखे जो और जगह ऑपरेट, इन माय ओपिनियन सर्जरी कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब ठीक है, अवॉइडेड तो हो सकती थी, बट अगर प्लास्टर पता पड़ा आपका 2 महीने रह गया तो आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। यस। एंड प्रोबेबली रिजल्ट्स आर बेटर एज फार एज क्वेश्चन इज नॉट दैट कि by surgery or without surgery, conservatively. I think now what doctors want to offer and what patient also want
They want to be sure of things they should be done. People properly. don't want to bear pain. No, not bear pain. They don't want to waste time. They don't have time. They want to go to the office as early as possible. They cannot lie down. अब सपोज टिबिया का फ्रैक्चर था, हम लोग खूब प्लास्टर में कंजर्वेटिवली ट्रीट करते थे. अब आज अगर मैं प्लास्टर ठीक है वो बिल्कुल अनडिस्प्लेस्ड है, माइनर लगा देंगे. अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इट इज क्वाइट जस्टिफाइड टू इंटरवीन बिकॉज रिकवरी टाइम इज लेस, रिजल्ट्स आर बेटर, एंड joints are also functional. It is and infection rate has reduced drastically. I hardly see any infection these days because of good theaters, good techniques, good aseptic techniques. तो ऐसा नहीं कहेंगे, but all right, as is, I mean, senior person, I believe we should intervene where it should give at least some benefit to the patient. Okay. Yeah, there are fractures where you just don't need any intervention. So I think decision of the treating doctor we must respect. सर आजकल रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बारे में काफ़ी डिस्कस होता है. आपको कैसे लगता है एज अ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन कि ये टेक्नोलॉजी कैसे डॉक्टर्स के डिसीजंस को एक्यूरेट करती है, कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है? देखिए, इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट में वैसे तो हर फील्ड में, पर इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं. ओके. एवरी डे न्यू जॉइंट्स और चेंज हो रहा है और बहुत फास्ट चेंज हो. लास्ट 20 ईयर्स में आई थिंक लास्ट 35-40 टोटली चेंज हो गया है. रोबोट अभी सब जगह नहीं है, बट हमने जैसे वी हैव टेकन लेटेस्ट मैक स्ट्राइकर ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में, विच इज़ वेरी आई मीन द टॉप एट प्रेजेंट. तो इससे मुझे जो लगता है कि आपका प्रिसीजन बढ़ जाता है. ऐसा नहीं कि बिना रोबोट हम ऑपरेट नहीं कर. सो फॉर वी वर ऑपरेटिंग विदाउट रोबोट, लेकिन इससे क्या है कि इट इज अगेन अ टूल विच विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. उसमें जो कट्स होते हैं, जो उसका प्रिसीजन होता है, वो कैलकुलेट. सर इज इट ट्रूथ कि मिलीमीटर लेवल का प्रिसिजन हमें मिल जाता है? मुझे लगता है मिलीमीटर से भी कम का मिल जाता है. Okay. उसमें एक्यूरेसी इज गुड बिकॉज अगर आप खुद उसमें देखें तो देयर में भी सब इसमें, बिकॉज इसमें एक पूरा रोबोट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड ऑफ कोर्स एक ह्यूमन ब्रेन भी उसके पीछे काम कर रहा है. यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग अपॉन रोबोट. तो ये सब है. तो आई फील एंड आई एम श्योर it will add to the precision and good results. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है कि लोग अक्सर सोचते हैं, मिसकंसेप्शन है ये, कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट खुद सर्जरी करता है. अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? Say it's not that. It is the person, I mean, who operates robot. आप समझ गए. फाइनली ऑपरेट तो सर्जन नहीं करेगा, लेकिन जो कट्स लगने हैं वो उसको इस तरह से करेंगे सो दैट चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज मिनिमल और नॉट देयर. ओके. रोबोट ऑपरेट नहीं करेगा, ऑपरेट सर्जन ही करेगा, बट वो उसको पूरा आई मीन दे विल गिव द करेक्ट कट्स इन. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ओनली, जहाँ पे आप उसको प्रिसाइजली कर सकें, बिकॉज वो 3 डायमेंशनल देख रहा है. आप 3 डायमेंशनल नहीं देख पा रहे. एग्जैक्टली. सर जैसे आपने ग्रेटर नोएडा प्रकाश हॉस्पिटल में अभी रोबोट लिया, नॉर्मली लोगों के पास नी रिप्लेसमेंट से रिलेट रोबोटिक मैंने देखा है, इस टेक्नोलॉजी को सुना है. अभी आपने नी के साथ साथ हिप के लिए भी रोबोट लिया है, तो क्या उसके पीछे डिसीजन सोच रही है, क्या रहा है? बिकॉज कॉमनेस्ट इज knee replacement or hip replacement. So it will take care of both the joints, hip as well as knee. Because we had to purchase the latest. This is the latest so far. I mean, we imported it from US and from Strikers. Best robot. ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? और कन्वेंशनल के साथ अभी भी लोग जाते हैं या लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई है कि रोबोट ही होना चाहिए? अगेन जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इज द प्रॉब्लम, या जहाँ पे और फैक्टर्स हैं जो अभी रोबोटिक के लिए परमिट नहीं कर रहे हैं या उतना पे नहीं कर रहे हैं, तो अननेचुरली यू हैव टू गो फॉर. और कन्वेंशनल होते रहे. देखिए ये तो चलता रहेगा, कल को कोई चीज़ और बेटर आ जाएगी. तो ऐसा नहीं कि पहले सब कुछ गलत हो रहा था. वो अलग बात है कि आज एक्यूरेसी ज़्यादा है. रोबोट जैसे मैंने बोला, इट गिव्स यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स,
more precise thing, and it makes the thing faster. Okay. तो और उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है. तो obviously मतलब everybody may not afford it, but those who can afford it, और तो डेफिनेटली उनके लिए तो कोई सर प्रॉब्लम क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट की लाइफ को भी कुछ इम्पैक्ट करता है? नहीं, इम्प्लांट की लाइफ को नहीं करेगा, बट इफ इट इज प्रॉपरली सेट और इट इज प्रॉपरली प्लेस्ड, तो नेचुरली थिंग्स विल बी बेटर. इम्प्लांट की लाइफ और इम्प्लांट की लाइफ को नहीं करेगा, बट सपोज आपका जॉइंट जो आपने सेट किया, प्लेस किया, सपोज वो करेक्टली नहीं हुआ, तो नेचुरली उसमें वेयर एंड टियर ज्यादा impact होगा. आएगा. हाँ. और अगर वो बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है तो नेचुरली वेयर एंड टियर कम होगा. तो रिजल्ट्स, ओवरऑल रिजल्ट्स डेफिनेटली उसमें बेटर है. सर हमने फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट भी हमारे पास है, तो इसके पीछे हमारी क्या सोच रही थी जब ये आया था, क्योंकि आपके पास एक फिजियो वैन भी है, तो क्या सोच के साथ इसको लाया गया था? When I came into the practice in 1986, there was hardly any qualified staff nurses and hardly any qualified physiotherapist. So I just thought कि why not to start a college? Exactly. हाँ. And God has been kind. What I planned, what I thought, it was done. So I took land in Greater Noida. और जैसे मैंने आपको बोला, मैंने वहाँ चेयरमैन से बोला कि मैं जो लैंड ले रहा हूँ, मैं इसको प्रॉफिट लेके बेचूंगा नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा और वो कोर्सेज लाऊंगा जो यहाँ की जो यूथ्स हैं, लड़कियाँ लड़के जिनकी ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं, तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट का ऐसा साधन मिलेगा कि उनको एक दिन भी वेट नहीं. तो ये तो कॉलेज का रहा. वी आर रनिंग ऑल कोर्सेज ऑफ नर्सिंग, ऑल कोर्सेज ऑफ फिजियोथेरेपी, अलाइड, CT. वी आर ट्रेनिंग यूथ फॉर CT एज ए CT टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन. सो मच टू बी डन. और जो आपने वैन की बात की, देखिए ऐसा है काजल की, अगर क्योंकि फिजियो में लंबा चलता है, न्यूरो केसेस हैं, ऑर्थोपेडिक के, उनमें 3 months, 6 months, इवन 1 year. अब एक डिसेबल्ड पर्सन या जो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसको फैमिली छोटी है, उसको हॉस्पिटल लेके आना, फिर वहाँ वेट करना, फिर उसको लेके जाना, हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं, ओल्ड फादर, ओल्ड मदर, बोथ ओल्ड, समझ गया. तो अगर आपने वी आर टेकिंग फिजियोथेरेपी एट डोर स्टेप. ये हमने नोएडा में फर्स्ट टाइम 2005 में स्टार्ट किया था. जब हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर 2005 में स्टार्ट किया था नोएडा में, तब हमने मोबाइल फिजियोथेरेपी सर्विसेज दिया था. वी हैव वैन विच इज फुल्ली इक्विप्ड, वी सेंड ड्राइवर, वी सेंड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो घर जाके कराते हैं. अब इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपका कोई घर पे नहीं है जो लाए, या बट वहाँ घर पे फिजियो हो रहा है उसका, और वही क्वालिटी में, वही क्वालिटी में ले क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट. तो हमें, मैं बता रहा हूँ, बहुत हमें करना पड़ेगा, बहुत हमें लंबे जाना है, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखना इजी नहीं है. आप इसके लिए आपको बहुत सबको लगना पड़ेगा. मतलब हमारा तो एक छोटा सा एफर्ट है, बट सबको लगा. अब हमारे पास दो वैन हमारी नोएडा चलती है, एक वैन हमारी ग्रेटर नोएडा चलती है. ओके. अब इट्स सो नाइस कि हस्बैंड बच्चे काम कर रहे हैं बट घर पे फिजियो हो रहा है. एंड इट्स नॉट ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब एक रीजनेबली अफोर्डेबल. सर आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन अभी भी इंडिया में बहुत अंडर वैल्यूड है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप US की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज, लंदन, इंग्लैंड की बात करें और यूरोपियन, देखिए अल्टीमेटली वहाँ पे ये सब, वहाँ कहाँ से NABH में क्या होता है? आप जाइए किसी भी जहाँ पे आप व्हील बाउंड जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है ना. सिर्फ सोसाइटी जो हर तरह से कैपेबल है, दे हैव टू लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट कैपेबल. तो आपको उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए. तो बाहर की कंट्रीज में मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत कल्चर्ड थिंग है, वहाँ उनके लिए सेपरेट वो हैं, उनकी जो बसेस हैं वो बिल्कुल व्हील चेयर, वो नीचे आ जाते हैं उनके फुट स्टेप उस पे. जैसे अपने एयरपोर्ट पे आप जब आप फ्लाइट में ट्रांसफर होते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीवन. तो वहाँ रिहैबिलिटेशन बहुत वैल्यूड है. पर यहाँ भी मैं अब देख रहा हूँ थिंग्स आर चेंजिंग. जैसे NABH है, देखिए किसी भी, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल केसेस हों, चाहे ऑर्थोपेडिक केसेस हों, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप
आपने बहुत अच्छी सर्जरी कर दी पर अच्छी एक्सरसाइज नहीं तो रिजल्ट बेकार हो जाए. ओके. Very important. You must start muscle strengthening, joint movements, so that stiffness नहीं है. Physiotherapy of course very important. आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स के बारे में पेशेंट को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है? I think patient needs some good time of the doctor जो उसको डिटेल में बताए और अच्छे से एक्सप्लेन करे और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह उससे बात करे. बिकॉज इट शुड नॉट बी वेरी मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ. पेशेंट आया, आपने देखी, आपको यू शुड एग्जामिन, यू शुड, और विद एक्सपीरियंस बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, एकदम देखते समझ में आ जाती है, पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको मोटिवेट करना कि आप ठीक होंगे, उनको अच्छे से वो बिलीव करें. देना. हाँ, तो पेशेंट, देखिए पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एक बड़ा अलग है, बिल्कुल. आज भी और पहले भी. आई मीन पेशेंट वो चीज़ें आपसे शेयर कर जाते हैं, इंक्लूडिंग अदर फीमेल्स ऑल्सो, मेरे समझ गए, कि जो वो घर पे नहीं कर पाते. बिल्कुल. बिकॉज हमारे प्रोफेशन में जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस. I will never disclose any patient's identity or patient problem to some other one. अगर किसी को बताना भी है तो पेशेंट का कोई डिटेल नहीं आएगा, पर्सनल डिटेल नहीं आएगा. तो आई हैव सीन कि दे कम विद एंड दे डिस्कस एवरीथिंग विद यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और वो मेरे ख्याल से पेशेंट पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, दे वांट फुल नॉलेज में क्या दवाई लिख रहे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. पहले वो जमाने गए कि आपने पुड़िया बांध दी और लाल पीली दवाई दे दी. अब वो चाहते हैं, और बल्कि पेशेंट गूगल पे स्टडी करके आते हैं. यस यस. तो मेरे ख्याल से पेशेंट यही चाहता है कि उसको अच्छे से अटेंड किया जाए, एक रिजनेबली अच्छा टाइम दिया जाए, जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको बताया जाए. और मतलब देयर शुड बी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. अगर रिजल्ट डाउटफुल है तो वो भी बताया जाए, रिजल्ट अच्छे हैं वो भी बताया जाए. एग्जैक्टली. सर, आप इतने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले 10 इयर्स में क्या फ्यूचर होगा हेल्थ केयर का, किस तरह जा रहा होगा हेल्थ केयर? देखिए, आप ये और एडवांस होगा, और एडवांस होगा. टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और डोमिनेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन इस प्रोफेशन में एक ह्यूमन टच हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. बिकॉज आप यू आर ट्रीटिंग ए पर्सन, यू आर नॉट ट्रीटिंग ए कंडीशन. एग्जैक्टली. आप समझिए, आप उसको सिर्फ ये नहीं है, आपको उसको, आप एक पर्सन को भी देखें. और जब आप इल होते हैं, आई हैव सीन, तो आपको रियली एम्पैथी, सिंपैथी, गुड काउंसलिंग, काइंडनेस चाहिए. हर चीज़ आप, इट्स नॉट अ बिजनेस प्रॉब्लम, इट इज यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू हैव अ ह्यूमन टच. ठीक है, आपके एक्स में वो आपको मीट आउट कर दें, बिजनेस एक अलग बात है, बट वो तो बहुत जरूरी. दैट्स व्हाई फ्यू डॉक्टर्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड फ्यू डॉक्टर्स दे आर नॉट पॉपुलर. सर, इतने सालों की प्रैक्टिस में क्या मोटिवेट करता है डेली हॉस्पिटल जाने के लिए, डेली अपने सिस्टम के साथ इंडल्ज रहने के लिए? देखिए, व्हाट आई फील कि लाइफ में आप जो भी अचीव करते हैं, आई मीन आई कुड हैव जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी चीज़ है, वहाँ बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं. और हमारे टाइम में जब हमने किया तो मेडिकल कॉलेज में जॉब्स बहुत मिनिमम था, जहाँ एकेडमिक और क्लिनिकल दोनों वो था. गवर्नमेंट जॉब में ये था कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपको ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाएगी कि जहाँ थिएटर ही नहीं है. थिएटर है तो एनेस्थेटिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट है तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. तो दैट इज़ द रीज़न कि we struggled and we worked hard to start hospitals. And now I can probably say कि we can treat almost each and everything. We have cath lab, latest cath lab, we have MRI, we have robot. तो ये it gives you a lot of satisfaction. आप समझ गए? And यही मोटिवेशन, यही मोटिवेशन है. प्लस आप जब अच्छा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को आएंगे. तो अल्टीमेटली इट इज ग्रेटिट्यूड ऑफ द पेशेंट जो which is more important. सर, ये एक ऐसा प्रोफेशन है व्हाट आई थिंक जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं प्रोफेशनल, क्योंकि लाइफ किसी की रिलेट कर रही है इस चीज़ से, और फैमिली भी है. कैसे बैलेंस करते हैं? You need a very supporting wife. Nice. You need a very supporting wife. Yes. उसमें क्या है कि देखिए, मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली कि
मेजर सर्जरी जहाँ इन्वॉल्व होती हैं उसमें आप जब तक पेशेंट ठीक से डिस्चार्ज नहीं हो नहीं हो जाता जाता। और 1-2 दिन पहले से वो पूरा एक प्लानिंग माइंड में चलता रहता है, हाउ टू डू, क्या सेक्शन होगा, क्या किस तरह से इंसिजन लगाना है, क्या समझ गया, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं विच आर अनफोर्सेन। यस So it's a very, very, you are dealing with a human being, you're dealing with the life of a human being, Yes. you're dealing with the limb of a human being. यस So it needs lot of responsibility and commitment. That is for sure. That is for sure. You will be surprised when I had a very small nursing home which was ton-bedded. In the morning there was an accident in front of my residence and 43 patients I attended with just 1 or 2 guys. तो ये वो बिकॉज इतना काम किया होता है आप हम लोगों ने उस समय इतना काम किया कि वो आई मीन यू फील दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज नॉट मनी, इट इज नथिंग, ऑफ कोर्स मनी एक अलग पार्ट है, यस बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। सर आपके हम सड़क से उठा के पेशेंट को लाए, सड़क से उठा के पता पड़ा जा रहे हैं। आई रिमेम्बर पेशेंट्स कि देखा वो एक्सीडेंट वो पड़ा हुआ है मोटरसाइकिल पे, बहुत उस समय बहुत कम ट्रैफिक चलता था ये मयूर विहार नोएडा रोड पे। अच्छा तो प्रैक्टिकली मैंने उसको अपनी वैन में बिठाया, लेके आया, उसको ऑपरेट किया। तो ये ऐसा है आपको मतलब तो ये ऑनेस्टली दिस प्रोफेशन नीड्स लॉट ऑफ नॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू। सर करियर का सबसे इमोशनल मोमेंट? There was a lady patient who was around 40-45. वो इग्नोरेंस की वजह से उसका जो फोर आर्म था वो फ्रैक्चर हुआ और वो 90 डिग्री पे उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, ओके तो 90 डिग्री पे Tilt था। हो गया। आप समझ गए? ओके आई मीन फोर आर्म यहाँ से फ्रैक्चर है 90 डिग्री पे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे वो जुड़ गया। ओ अब वाई में मैंने कहा ये सीधा हो सकता है, लेट मी ट्राई। उसने वो शी वाज आल्सो की हो सकता है, तो मैंने उसको ऑपरेट किया, उसको दोबारा फ्रैक्चर किया, उसमें नेल्स डाले, बोन ग्राफ्टिंग किया, एंड टू माय सरप्राइज एंड टू माय हैप्पीनेस इट यूनाइटेड। तो बहुत चाहिए, तो मतलब इतने केसेस हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बट जहाँ अपने में ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो जहाँ मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम नहीं किया, मैंने एज ए डॉक्टर काम किया। मेरा जब छोटा नर्सिंग होम था, इट वाज संडे इवनिंग, अब रिक्शा पे कोई लेडी को लेके आ रहा है, उसको शायद लेबर पेन था, ओके उसने देखा अस्पताल है, आ गया। अब मैंने रिक्शा में एग्जामिन किया, यू विल नॉट बिलीव, आधा बच्चा बाहर था, आधा बच्चा अंदर था। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बट मैंने 25 डिलीवरी कंडक्ट की इंटर्नशिप में, तो आई डिड इट। नाइस सर। ओके सर, यंग डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनको मुझे लगता है कि इंडिया नीड्स मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स, मोर एंड मोर हेल्थ केयर सेंटर्स, so they should definitely do it, and because they have to contribute to the society and to the nation, और करना चाहिए बिल्कुल, why not, but कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उसमें एक सिंपैथेटिक काइंडनेस भी होना जरूरी बिल्कुल। है इसमें, बिकॉज आप अर्न कर सकते हैं, पर अगर आपको फेमस होना है या आपको पॉपुलर होना है या आपको लगना है, तो बिकॉज डॉक्टर में लोग एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी देखते हैं, बिल्कुल। तो कहीं जो बेसिक हमारा धर्म है उस पर हमें कंप्रोमाइज नहीं है। जैसे आज भी अगर प्रकाश में कोई इमरजेंसी में आएगा या कहीं भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो उसके कोई पॉकेट नहीं देगा, उसको लोग उठा के ले आए, सपोज कोई पॉकेट चले गए छोड़ के, 1-2 खड़े हो गए, तो आप उसको फर्स्ट एड देंगे, पट्टी करेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे, समझिए ना। तो ये प्रोबेबली सभी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और नई जनरेशन को भी मुझे यही कहूँगा कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली कम, इसमें कहीं मतलब दे विल अर्न कि वो खर्च नहीं कर पाएंगे, बट दे हैव टू बी अप टू द लेवल की आपकी जो इमेज एज ए डॉक्टर है वो कहीं टार्निश ना हो। सर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट्स के लिए एक मैसेज? लाइफ इज प्रेशियस। अब मुझे जो ये समय लग रहा है, इसमें आप जो जनरल पब्लिक है, दे शुड बी मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, किसी भी कंडीशन को इग्नोर ना करें,
और डॉक्टर्स को करें, और ज़रूरी नहीं है कि बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स में ही अच्छे डॉक्टर्स हैं। आपके जो एक फैमिली, आपके जो घर के पास एक अच्छा डॉक्टर है, जो एक पहले होता था फैमिली डॉक्टर, उसको कंसल्ट करें। किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, बिकॉज अगर अर्ली स्टेज में आपने कैंसर भी डिटेक्ट कर लिया तो दैट इज क्योरेबल। और डॉक्टर के लिए मैसेज है कि एज आई टोल्ड यू कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, दैट शुड नॉट बी द प्राइमरी मोटिव, बट मोटिव शुड बी टू गिव गुड हेल्थ केयर विदाउट एनी I mean greed or thing. Money will automatically come. This is my honest message, और that's all. थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतने इजीली वे में बताने के लिए। इवन आपकी जर्नी को जब भी मैंने सुना है, इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं आपकी जर्नी को लोगों तक पहुंचाऊं कि कैसे हम किसी भी फैमिली से आते हैं, अगर हम एक सोच रखते हैं तो शायद वो चीज़ हो सकती है। वो चीज़ को आप बार बार चरितार्थ करते हैं। एवरी टाइम जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे ये चीज़ प्रूव होती है। तो थैंक यू सो मच इसी तरह हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। I'm also thankful to you. You gave an opportunity to express myself.